नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 14 जून 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। खुद पर भरोसा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ और सुरक्षित रास्ता है किसी भी मंजिल तक पहुँचने के लिए, है ना। अगर खुद पर भरोसा है तो आप किसी भी मंजिल को बहुत आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, तो अपने हौसलों को बुलंद रखिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए। आप ज़रूर निश्चित ही किसी न किसी जो भी टारगेट आप फिक्स किए हैं उस पर ज़रूर पहुंचेंगे। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष बाल श्रम निषेध दिवस, चाइल्ड लेबर के प्रति जो रोकथाम के लिए दिवस है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जून, ऑप्शन बी 10 जून, ऑप्शन सी 5 जून या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिवर्ष 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे ये जो है बाल श्रम को रोकने के लिए दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है 2002 से की गई है। ठीक है, इसको मनाता कौन है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मनाया जाता है। 2022 का इस बार का थीम क्या है? यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर, यह है इस बार का थीम, याद रखिएगा। आईएलओ का बात करें, आईएलओ की स्थापना जो है 1919 में की गई थी। इसमें 186 देश हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अभी आईएलओ के नए अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम क्या है? गिलबर्ट होंगबो। ठीक है, उनका नाम क्या है? गिलबर्ट होंगबो, याद रखिए। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले गे राइडर थे। ठीक है, कुछ जून के महत्वपूर्ण दिवस है, इसे याद भी रखिएगा। जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है और 9 जून को विश्व प्रत्यानन दिवस मनाया जाता है। इसे याद रखिएगा जून के दिवस, क्योंकि अति महत्वपूर्ण दिवस कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। देखिए, इन स्पेस का जो मुख्यालय है वो हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा अहमदाबाद में उद्घाटन किया गया है। इन स्पेस का फुल फॉर्म क्या? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे इन स्पेस का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ये याद रखिएगा। इन स्पेस का फुल फॉर्म पूछ सकता है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि इन स्पेस में पी का क्या मतलब है? तो पी का मतलब प्रमोशन होगा, है ना, इससे रिलेटेड। और जैसे जैसे अभी हाल ही में परम आनंद सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है, आपसे अगर पूछ लिया जाए तो वो है आईआईटी गांधीनगर में स्थापित किया गया है। उसी प्रकार से गुजरात में और भी बहुत सारे काम हुए हैं। जैसे WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो गुजरात के जामनगर में स्थापित किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आईपीएल खत्म हुआ है, तो आईपीएल किस स्टेडियम में खेला गया था? तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगर आपसे पूछा जाए कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पुराना नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है? मोटेरा स्टेडियम। अगर ये भी पूछा जाए कि मोटेरा स्टेडियम का पुराना नाम क्या था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम था, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड-19 टीके का नाम क्या है? जानवरों के लिए, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जानवरों के लिए कोविड-19 का टीका कौन सा बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए कोवैक्स, एनिमल वैक्स, निमोकोकिल या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में एनोकोवैक्स को जानवरों के लिए विकसित किया गया है, जो कोविड-19 में सहायक होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे ये जानवरों के लिए देश का पहला वैक्सीन है। इसका निर्माण कौन किया है? तो
हरियाणा के नेशनल रिसर्च सेंटर ने बनाया है। नेशनल रिसर्च सेंटर ये CSIR का ही एक गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और यह एक कैसा टीका है? निष्क्रिय टीका है, जो कि ओमिक्रॉन और डेल्टा जैसे वेरिएंट पे कार्यरत है, ठीक है, उस पर प्रभावी है, उसको रोकने में सक्षम है, ठीक है। इसकी शुरुआत भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। ये जो एनोकोवैक्स है, इसका शुरुआत जो कौन किया है? भारत के कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, ये भी याद रखिएगा, उनके द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम किस मंत्रालय से संबंधित है? हाल ही में सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बंदरगाह, राजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी विदेश मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी रक्षा मंत्रालय। तो हाल ही में सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे इस मंत्रालय का मिनिस्टर कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल जो है ये इस मंत्रालय का मंत्री हैं, ठीक है। सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम बंदरगाह, जहाज रानी, जल मार्ग मंत्रालय से संबंधित है। इसके मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, जो कि पहले असम के CM भी रह चुके हैं, अभी केंद्र में मंत्री हैं, ठीक है। इस योजना के तरफ इस स्कीम में क्या होगा कि 25 प्रतिभाशाली युवा को चुना जाएगा और उन्हें 3 साल का ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से और भी, जैसे पर्वतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो आपसे पूछ लिया जाएगा, तो ये रोपवे डेवलपमेंट से संबंधित है ना। रोपवे जैसे एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ में जाने के लिए जो डोली जैसा उड़न खटोला होता है, उसको रोपवे डेवलपमेंट, तो रोपवे बोला जाता है। वही रोपवे डेवलपमेंट से संबंधित क्या है? पर्वतमाला, ठीक है, परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के जिला प्रशासन के द्वारा नन्ही परी कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिमी दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जिला प्रशासन के द्वारा नन्ही परी कार्यक्रम शुरू किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम भी है और बहुत अच्छा काम भी किया गया है। इसमें क्या किया गया है कि बच्ची जब जन्म लेगी तो उससे रिलेटेड जितने भी दस्तावेज हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड बनाना हो गया, या और भी कुछ अगर सरकारी योजना का लाभ लेना है, तो एक ही जगह पर सारे योजना उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है नन्ही परी कार्यक्रम का, ठीक है। और इसे कौन लागू किया है, जारी किया है? उत्तर पश्चिमी दिल्ली जिला प्रशासन के द्वारा इसे चालू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल जी हैं। दिल्ली के नए उपराज्यपाल अभी बने हैं, उनका नाम क्या है? विनय कुमार सक्सेना जी हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ योजना से संबंधित अगर क्वेश्चन देखें, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। मातृत्व कौशल योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा महिलाओं को उद्यमिता को बढ़ाने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए उड़ान योजना का शुरुआत किया गया है। तो ये भी कौन किया है? राजस्थान सरकार किया गया है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया गया है? राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय कहां पर खोला गया है? ऑप्शन नंबर ए पणजी गोवा। ऑप्शन नंबर बी कोटा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इंदौर मध्य प्रदेश। या ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र मुंबई। तो हाल ही में गोवा के पणजी में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का मुख्यालय खोला गया है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे इसका उद्घाटन कौन किया? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये काम किया गया है। पणजी गोवा में GST संग्रहालय खोला गया है। इस संग्रहालय का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, धरोहर है, ठीक है। अभी पूछा जाएगा कि हाल ही में गोवा के पणजी में राष्ट्रीय संग्रहालय खोला गया है, GST संग्रहालय, उसका नाम क्या है? तो धरोहर इसका नाम है, याद रखिएगा। उसी प्रकार से विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। सिग्मो फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा से संबंधित है।
समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो ये भी गोवा में लागू है। समान नागरिक संहिता होता क्या है? सभी के लिए एक कानून, सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड। और ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद नंबर 44 में इसे लिखा गया है। ठीक है। भारत का पहला रेबीज मुक्त ये राज्य कौन सा है? तो ये भी गोवा है। भारत का पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? तो ये भी गोवा है। हर घर जल का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2024 तक रखा गया है। जल जीवन मिशन ये कब लागू किया गया था? 2019 में। ठीक है। गोवा, अगर गोवा का और भी बात करें तो गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था? तो 1961 में। और 1987 में गोवा स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, 1961 में गोवा पुर्तगालियों को बाहर भगाया था और 1987 में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर कर आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में 5 देश 2023-24 के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। इनमें से कौन सा एक देश शामिल नहीं है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य के रूप में 5 देश को 2023 और 24 के लिए 2 साल के लिए चुना गया है ना? 2 साल के लिए चुना गया है 5 देश को, तो इसमें मेंबर चुना गया है। तो अभी पूछ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इस क्वेश्चन में कौन सा देश नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी माल्टा, ऑप्शन नंबर सी मोजाम्बिक, ऑप्शन नंबर डी इक्वाडोर। तो देखिए, भारत 2021 से 22 तक इसका मेंबर रह चुका है, तो इसका अभी भारत मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। इसमें बाकी ये सब तीनों है। ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 सदस्य पूरा स्थायी है, परमानेंट मेंबर है, जिसको वीटो पावर भी बोलते हैं। जैसे इसमें कौन कौन है वीटो पावर में? अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, रूस, फ्रांस। मान लीजिए वीटो पावर कहते किसको है? वीटो पावर ऐसा पावर है कि अगर इसमें अगर संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ बिल पास होता है और इन 5 देश में से अगर उस पर कोई भी एक देश सहमत नहीं है, तो वो अपना हाथ रेज करके बोल सकता है कि मैं इस पर वीटो करता हूं, मैं इससे सहमत नहीं हूं, तो वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बिल पास नहीं होगा। ये पावर है। ठीक है। 10 अस्थायी सदस्य मतलब नॉन परमानेंट मेंबर कौन कौन इसमें क्या है? 2 साल का कार्यकाल होता है, जिसमें अभी भारत रह चुका है, और इसमें अभी 5 देश को शामिल किया गया है, जो 2023-24 के लिए शामिल किया गया है। ये देश कौन कौन सा है? जापान है, इक्वाडोर है, मोजाम्बिक है, माल्टा है, स्विट्जरलैंड है। ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। जापान किसके स्थान पर अभी आया है? तो भारत के स्थान पर आया है, ये भी याद रखिएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पहली बार मोजाम्बिक को शामिल किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। मोजाम्बिक को शामिल करने मतलब यूनाइटेड नेशंस में पहली बार इसको मतलब नॉन परमानेंट मेंबर में शामिल किया गया है। ठीक है। उसी प्रकार से विश्व का लघु संसद किसे कहा जाता है? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को कहा जाता है, UNGA। ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कुल कितने सदस्य हैं? 193 देश हैं। ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अब्दुल्ला शाहिद है, अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव के विदेश मंत्री भी हैं। ठीक है। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यूनाइटेड नेशंस के बारे में भी कुछ इसमें डिस्कशन हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में आयोजित 19वीं संग्रीला डायलॉग का आयोजन किस देश में किया गया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। संग्रीला डायलॉग है क्या? सबसे ज़्यादा तो यही इंपॉर्टेंट है ना? तो संग्रीला डायलॉग ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी भारत, या ऑप्शन नंबर डी जापान। अभी हाल ही में संग्रीला डायलॉग जो है वो सिंगापुर में आयोजित किया गया है। संग्रीला एक होटल का नाम है। क्या चीज़ का नाम है? होटल का नाम है, और उसी होटल में ये वार्ता होता है, तो इसीलिए इसको संग्रीला नाम दिया गया है, जो कि सिंगापुर में है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे एशिया पैसिफिक क्षेत्र में शांति कैसे बना रहे उसके बारे में चर्चा होता है इस डायलॉग में। ठीक है।
तो ये सिंगापुर में हुआ। और संग्रीला डायलॉग में एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन है, मतलब कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र में जो भी देश हैं उसमें आपस में शांति सौहार्द से बना रहे, इसका ये मेन उद्देश्य है। किसी भी तरीक़ा से कोई भी देश एक दूसरे पर हमला ना करे, इसमें ये बताया गया है। इसमें कुल 40 देश सदस्य हैं और इसमें ऐसे भी देश हैं जो एशिया के नहीं हैं, जैसे अमेरिका, तुर्की और भी है इत्यादि। ठीक है, संग्रीला डायलॉग की शुरुआत 2002 में की गई थी। ठीक है, ये तो रही संग्रीला डायलॉग का। अभी हाल ही में चौथी क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वो किस देश में हुआ था? तो वो जापान का टोक्यो में हुआ था। ठीक है, पांचवा जो क्वाड का शिखर सम्मेलन होगा वो कहाँ पे होगा? तो वो होगा ऑस्ट्रेलिया में, ये भी याद रखिएगा। G20 ये भी एक संगठन है जो कि 2023 का अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत करेगा, ये भी याद रखिएगा। सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच होता है, भारत और सिंगापुर के बीच होता है। ठीक है, और सीटमैक्स किन तीन देश के मध्य युद्ध अभ्यास होता है? तो भारत, थाईलैंड और सिंगापुर के बीच होता है। ठीक है, सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर और सीटमैक्स भारत, थाईलैंड और सिंगापुर, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कंफ्यूजन वाला देख रहे हैं, SIT और SIM, ठीक है, सिम्बेक्स और सीटमैक्स। जब सीटमैक्स आएगा तो उसमें थाईलैंड भी आ जाएगा और सिम्बेक्स होगा तो भारत और सिंगापुर, दो देश। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतिरिक्त पदभार किन्हें दिया गया है? ठीक है, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी है ना। ऑप्शन नंबर ए मयंक कुमार अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी प्रदीप अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी शशि शेखर वेम्पति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में मयंक कुमार अग्रवाल को प्रसार भारती का मुख्य अधिकारी के रूप में अतिरिक्त पदभार दिया गया है, क्योंकि ये जो मयंक कुमार अग्रवाल है ये दूरदर्शन के CEO अभी हैं। ठीक है, तो CEO के साथ ये प्रसार भारती के क्या बनाए गए हैं? मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी बनाए गए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि प्रसार भारती की स्थापना कब हुई? तो 1997 में। ठीक है, मयंक कुमार अग्रवाल प्रसार भारती के मुख्य CEO के साथ साथ ये अभी दूरदर्शन के भी CEO हैं। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों ऑर्गेनाइजेशन के हैं। इससे पहले प्रसार भारती के जो हेड थे वो थे शशि शेखर वेम्पति। ठीक है, ये रिटायर कर चुके हैं, उनके जगह पे इनको अभी अतिरिक्त भार दिया गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये है राजीव कुमार, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के CEO कौन है तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा नीति आयोग के CEO कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के द्वारा सुरक्षा मित्र वाहन निगरानी प्रणाली की शुरुआत की गई है? देखिए, सुरक्षा मित्र परियोजना जो है ये किस लिए किया गया है? वाहन की निगरानी के लिए, है ना, सर्विलांस ऑफ व्हीकल्स। ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। तो हाल ही में केरल के द्वारा सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा कि आपका जो वाहन है उसमें एक गाड़ी में नेविगेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाया जाएगा, जो कि आप जो गाड़ी का मालिक है उसको SMS के द्वारा एक्सीडेंट होने पर या फिर ओवर स्पीड होने पर सूचना दी जाएगी कि आपका गाड़ी बहुत ओवर स्पीड चल रहा है या फिर आपका गाड़ी यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है। लोकेशन के साथ गाड़ी मालिक को बताया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए और ये केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उसी प्रकार से देखिए दिशांक ऐप क्या है? तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि रिकॉर्ड में जो भी दस्तावेज है उसको एक जगह पे संग्रहित करने के लिए ये ऐप को लॉन्च किया गया है। अगर ई-डार का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, डी का डिटेल, ए का एक्सीडेंट और ये आर का क्या हो जाएगा? आर का हो जाएगा रिपोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ई-डार का क्या है फुल फॉर्म? इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप बताइएगा आपको वीडियो ये कैसा लगा। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें।
वीडियो में कमेंट करें ताकि आप हमारे भी प्रोत्साहन जो है मोटिवेशन बना रहे और ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।